बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबरी नाम के एक लड़के का जिक्र बार बार किया है। कौन था ये बाबरी? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को हम द ग्रेट किंग के तौर पर जानते हैं, मुग़ल एम्पायर के फाउंडर। लेकिन यही मुग़ल सल्तनत के बुनियाद रखने वाले राजा एक 15 साल के लड़के से इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि उसे एक झलक देखने के लिए वो घंटों तक इधर उधर भटकता रहता था। 1500 CE के आसपास 17 साल के बाबर अपनी मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। जो किंगडम उसे विरासत में मिला था वो उसके हाथ से निकल चुका था। शहरों के बजाय वो अपनी आर्मी के साथ टेम्पोरेरी कैंप में मूव कर रहे थे। उस वक्त बाबर एक किंग ज़रूर था, लेकिन उसके पास कोई स्टेबिलिटी नहीं थी और ना ही उनका फ्यूचर सिक्योर था। जहाँ जहाँ बाबर का कैंप लगता था वहाँ पे टेम्पोरेरी बाज़ार भी लगता था, जहाँ से सोल्जर्स अपना खाना, सामान और रोज़ाना की चीज़ें खरीदते थे। इन बाज़ारों में बाहर से आए हुए बहुत सारे जवान और यंग लड़के काम करते थे। कोई खाना बेचता था, कोई सामान उठाता था। इन्हीं सब लड़कों में से एक लड़का था बाबरी। बाबरी अंदीजन से था, जो आज के टाइम उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। तो जाहिर है बाबरी कोई रॉयल फैमिली से नहीं था, ना ही वो कोई वॉरियर था। एक गरीब घर का लड़का जो उस बाज़ार में काम करता था। कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि बाबरी एक स्लेव था। उज़्बेकिस्तान की फरगाना वैली के उसी मार्केट में बाबर ने पहली बार बाबरी को देखा। बाबरी को देखने के बाद उसके अंदर क्या फीलिंग्स हुई वो बाबरनामा में लिखते हैं। उन दिनों में मैं अपने अंदर एक अजीब सी भावना महसूस की। जैसे कविता में कहा जाता है, मैं खुद को मजनू जैसा बना बैठा। मैं कैंप बाज़ार में एक लड़के पर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया। उसका नाम बाबरी था और उसका नाम भी उस पर बिल्कुल फिट बैठता था। इससे पहले मैंने कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। इस अजीब सी समय में मुझे बहुत बेचैनी हुई। मैं दिन में 2 या 3 बार कैंप में घूमता रहता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि उसकी एक झलक मिल जाए। मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी। गुस्सा, बेचैनी, रात को मुझे नींद नहीं आती थी और जब नींद आती भी थी तो सपनों में वही होता था। मैं अपनी भावनाओं पर टर्की और पर्शियन में कई वर्सेस और गज़ल्स लिखे। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उस घटना के बाद बाबरी का नाम बाबरनामा में बार बार आता है। बाबर लिखता है कि वो चुप चुप कर बाबरी को एक बार देखने के लिए घंटों तक बाज़ारों में घूमता रहता था। बाबरी के लिए वो बेचैन रहता था। वो लिखते हैं, मैं घर की छत पर सिर्फ इसलिए चढ़ जाता था ताकि उसकी एक झलक मिल जाए। मैं बाज़ार जाता था, वहाँ बस घूमता रहता था इस उम्मीद में कि शायद उसे देख पाऊँ। बाबर लिखता है कि उस दौरान उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था। वो बाबरी के लिए इतना पागल हो चुका था कि कई बार बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल जाता था इस उम्मीद में कि उसे एक बार देख सके। वो इतना शाय फील करते थे कि बाबरी को देख के भी बात नहीं कर पाते थे। मैं इतना शर्मिंदा होता था कि उसकी आंखों में देख भी नहीं पाता था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे बात कर सकूं, लेकिन अपने दिल में मैं जानता था कि मैं उससे प्यार करता हूं। काफ़ी मॉडर्न हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स ये मानते हैं कि बाबर की बाबरी के लिए जो फीलिंग्स थी वो सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि इरोटिक भी थी। हिस्टोरियंस वाल्टर पेनरोज अपनी रिसर्च में लिखते हैं कि मुगल पीरियड में होमो एरोटिक या बाइसेक्सुअल पोइट्री और आर्ट बहुत कॉमन हुआ करता था। मुगल के समय में रूलर्स संस्कृत की सेक्सुअल टेक्स्ट को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाते थे, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बल्कि वो एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते थे। मुगल आर्ट, पोइट्री और ट्रांसलेटेड सेक्स मैनुअल्स मुगल ओपनली सेलिब्रेट करते थे। इस कल्चरल बैकग्राउंड को देखते हुए कुछ हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि बाबर की बाबरी के लिए जो फीलिंग्स थी वो सिर्फ इमोशनल या रोमांटिक नहीं बल्कि सेक्सुअल भी थी। तो बाबरी की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। उस ज़माने में मिलिट्री कैंप बाज़ार के पास लगता था। बाज़ार में काम करने वाले यंग लड़के अक्सर मिलिट्री ज्वाइन करते थे। इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। इस तरह बाबरी को भी बाबर की मिलिट्री कैंप का हिस्सा बनाया गया। बाद में दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बाबर ने उसे घोड़ा चलाना सिखाया, उसे कैंप में बहुत सारे काम की जिम्मेदारी दी। इस तरह बाबरी उस कैंप में एक परमानेंट मेंबर बन गया। उस ज़माने में राजा के साथ रहने वाले ऐसे यंग लड़के उनके डेली लाइफ का हिस्सा होते थे। इन यंग लड़कों को हमेशा राजा के साथ रहना पड़ता था उनकी हिफाजत के लिए। उस टाइम मिलिट्री कैंप्स में स्लेव्स, स्टेबल बॉयज़ और अटेंडेंट्स अक्सर रूलर्स के पर्सनल लाइफ का हिस्सा होते थे। ये लड़के मेनली घोड़ा संभालते थे और सफ़र के दौरान राजा के साथ चलते थे। आज जैसे सिक्योरिटी स्टाफ, ड्राइवर्स, असिस्टेंट होते हैं, वैसे उस ज़माने में रूलर्स के सारे काम करने के लिए ऐसे 14-15 साल के यंग लड़के को चुना जाता था। इसी वजह से राजा और यंग लड़के के बीच अच्छा रिलेशन डेवलप होता था। यह सब आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उस ज़माने के कल्चर में ये बिल्कुल नॉर्मल था।
और अर्ली मुगल सोसाइटी में रूलर्स के पास ऐसे यंग लड़के हमेशा रहते थे। छोटे लड़के को ग्रूमिंग की जाती थी, डिसिप्लिन सिखाया जाता था और रूलर्स के साथ रहकर उसको प्रोटेक्ट करता था। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के बीच हमेशा सेक्सुअल रिलेशन होता था। बाबरनामा में बाबर ये मेंशन नहीं की कि बाबरी के साथ उसका कोई फिजिकल रिलेशन था। इतना लिखा गया कि वो उसके साथ रहना चाहता था, उसे देखना चाहता था। तो बाबरी मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद दोनों के बीच रिलेशन और मजबूत होता गया। बाबरी के लिए उन्होंने बहुत सारे कविता भी लिखी है, जैसे मेरी तरह कोई और इतना झुका हुआ बेबस और इश्क में डूबा ना हो, और मेरी तरह किसी को ऐसा महबूब ना मिले जो इतना बेपरवाह और संग दिल हो। और इसके साथ ये भी, जब भी मैं अपने महबूब को देखता हूँ तो शर्म से भर जाता हूँ और मेरे साथी मेरी इस हालत पर हंस देते हैं। जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे तो ये साबित होता है कि बाबर को उस लड़के के लिए फीलिंग्स थी। उनके पोइट्री में साफ साफ पता चलता है कि बाबरी के लिए उसके दिल में प्यार था। बाबर के लगातार सफ़र और मुश्किल दौर के दौरान बाबरी उसके साथ था। बाबर का एक सपना था हिंदुस्तान में अपना हुकूमत कायम करना। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई और जब इस बैटल में जीत के बाद बाबर का हिंदुस्तान का सपना सच होने के करीब था, तब भी बाबरी उसके साथ मौजूद था। लेकिन बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबरनामा में बाबरी का जिक्र कम होता गया। हिस्टोरियंस के मुताबिक 1526 में बैटल ऑफ पानीपत के दौरान बाबरी की मौत हो जाती है। उसकी मौत की एग्जैक्ट कारण क्या था वो आज भी एक मिस्ट्री है। बाबरी की मौत के बाद बाबर बहुत ज़्यादा टूट गया था। उसे हिंदुस्तान तो मिल गया लेकिन अपना सबसे करीबी दोस्त को खोना पड़ा। बाबर लिखता है, मुझे हिंदुस्तान की दौलत की बहुत तमन्ना थी, लेकिन क्या फ़ायदा, अब ये ज़मीन मुझे कैद लगती है। तुमसे इतनी दूर होकर भी बाबर अब भी ज़िंदा है। ऐ दोस्त, मेरी खामोशी के लिए मुझे माफ़ कर देना। ये शायरी एक हॉलो विक्ट्री यानी खाली जीत को दिखाती है। बाबर ने हिंदुस्तान को जीत लिया था, लेकिन उसे लगा कि इस जीत ने उसे यहाँ फंसा दिया। इस मुल्क को पाने के चक्कर में उसे अपना सबसे प्यारा दोस्त और अपना पुराना घर खो दिया। उसे दुख था कि वो खुद जिंदा है और इंडिया पर राज कर रहा है, जबकि उसका सबसे खास इंसान बाबरी मौत के मुंह में चला गया। बाबरी की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जो कुछ भी हम जानते हैं बाबर के लिखे हुए ऑटोबायोग्राफी से आता है। बाकी इंटरनेट में जो कुछ भी मिलता है वो बस एक अंदाज़ा है, उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इस्लामिक कल्चर में होमोसेक्सुअल स्ट्रिक्टली मना है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबर जैसे रूलर के लिए अपनी फीलिंग को ओपनली एक्सप्रेस करना उतना आसान नहीं था। हम बस ये मान सकते हैं कि उनके लड़कियों के प्रति फीलिंग्स थोड़ी कम थी और इसी रिलीजियस और सोशल समाज के अंदर ज़बरदस्ती बाबर की पहली शादी करवाई गई। उनकी पहली बीवी थी आयशा सुल्तान बेगम। बाबरनामा में वो लिखते हैं कि शादी के बाद भी वो आयशा के करीब नहीं जाता था। बाबर आयशा के पास जाने से घबराता था, उसे शर्म महसूस होता था। 10 या 15 दिन में एक बार आयशा से मिलता था और उनसे मिलता भी था तो फैमिली के प्रेशर की वजह से। बाबर लिखते हैं, मैं उनके प्रति बुरा भाव नहीं रखता था, लेकिन क्योंकि ये मेरी पहली शादी थी इसलिए शर्म और हिचकिचाहट की वजह से मैं उनसे 10, 15 या कभी 20 दिन में एक बार मिलता था। बाद में जब मेरी थोड़ी सी शुरू की रुचि भी ख़त्म हो गई तो मेरी हिचकिचाहट और बढ़ गई। फिर मेरी माँ खनीम मुझे हर महीने या 40 दिन में एक बार ज़बरदस्ती उनके पास भेजती थी, समझा कर, टोक कर और परेशान होकर। इससे तो ये साफ होता है कि बाबर को आयशा के प्रति कोई ख़ास लगाव नहीं था। बाबरनामा के मुताबिक उनके बीच कोई सेक्सुअल या पर्सनल अट्रैक्शन डेवलप नहीं हुआ। समय के साथ आयशा और बाबर के बीच डिस्टेंस बढ़ती गई और कुछ सालों के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। बाबरनामा में बाबरी के अलावा और भी मेल कंपेनियंस, एडवाइजर्स और स्लेव का जिक्र भी मिलता है, लेकिन बाबर ने अपनी पर्सनल फीलिंग्स जिस तरह बाबरी के लिए डिटेल में लिखी है वैसे किसी और के बारे में नहीं लिखे। इससे ये साफ होता है कि बाबरी ही वो लड़का था जिसके लिए बाबर ने प्यार जैसी फीलिंग्स को महसूस किया था। लेकिन बैटल ऑफ पानीपत के बाद बाबरी के साथ क्या हुआ, दोनों कैसे अलग हुए या फिर उसकी मौत की एग्जैक्ट रीज़न, कुछ भी इंफॉर्मेशन हिस्ट्री से नहीं मिलता। बाबरनामा में बाबरी का जिक्र एक पॉइंट के बाद अचानक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बाबर ने मल्टीपल शादियाँ की, जो कि मुग़ल कल्चर में बिल्कुल नॉर्मल हुआ करता था। कुछ रिकॉर्ड्स में बताया जाता है कि बाबर ने टोटल 6 या 7 शादियाँ की थी। उनकी फर्स्ट वाइफ आयशा सुल्तान बेगम की कहानी पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो आयशा बेगम के साथ डिवोर्स के बाद उन्होंने अपनी कज़न ज़ैनब सुल्तान बेगम के साथ शादी की, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा दिन चल नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद दोनों अलग हो गए।
इसके बाद उनकी महम बेगम के साथ शादी करवाई जाती है। ये उनकी सबसे इम्पोर्टेंट वाइफ मानी जाती है। बाबर जब इंडिया पर हुकूमत कायम कर ली तब महम बेगम उनके साथ इंडिया तक आई थी और दोनों के बीच रिलेशन काफ़ी लंबा चला था। महम बेगम से उनका बेटा हुमायूं पैदा हुआ था जो बाद में मुग़ल एम्परर बने। बाबरनामा में बाबर महम बेगम का जिक्र करता है, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि महम बेगम कौन थी, दोनों के बीच रिश्ता क्या था, महम बेगम का फैमिली में रोल क्या था, बस इतना ही। इसके अलावा बाबर और महम बेगम दोनों के बीच पर्सनल फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। जो पोइट्री वो बाबरी के लिए लिखा करता था वैसा कुछ भी अपनी किसी भी बीवी के लिए नहीं लिखता था। कहने का मतलब ये है कि बाबर ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिससे ये पता चले कि बाबर अपनी बीवी को प्यार करते थे या नहीं, या फिर अपनी बीवियों के प्रति उनके सेक्सुअल फीलिंग्स थी या नहीं। तो अब आखिरी सवाल, क्या सच में बाबर गे था? अगर सिर्फ बाबरनामा को देखा जाए तो हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बाबरी के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस की है उससे तो ये समझ आता है कि वो बाबरी से कितना ज़्यादा प्यार करता था। बाबर ने ऐसे डिटेल्स अपनी किसी भी बीवी के लिए नहीं लिखी। इस कंपैरिजन के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबर को अपनी सारी वाइफ्स के मुकाबले बाबरी के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता था। उनकी बहुत सारी बीवियाँ थी मगर उनके बारे में उस तरह के डिटेल्स उन्होंने नहीं लिखा जितना बाबरी के बारे में लिखा गया था। इसलिए बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि बाबर लड़कियों से ज़्यादा लड़कों से अट्रैक्ट होते थे। बाबर की बहुत सारे बीवियाँ थी, उनसे बच्चे भी हुए, लेकिन उनकी मैरिड लाइफ बहुत ही ड्राई था। मगर ऐसा डायरेक्ट बोलना भी गलत होगा कि बाबर होमोसेक्सुअल थे, क्योंकि उस टाइम मुगल रूलर्स अपने पास ऐसे यंग छोटे लड़के साथ रखते थे। उस टाइम गे या बाइसेक्सुअल जैसे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। लोग अपनी आइडेंटिटी इस तरह डिफाइन नहीं कर पाते थे। बाबर ने कभी अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लिसिटली बताया नहीं है, उन्होंने बस अपनी फीलिंग्स शेयर की है। इसीलिए किसी लड़के का बाबर के पास रहना ऑटोमेटिक सेक्सुअल रिलेशनशिप का प्रूफ नहीं बन जाता। और बाबरनामा में ये कहीं नहीं लिखा गया कि बाबरी के साथ उनका कोई फिजिकल रिलेशन था।